ये है नैन्सी पेलोसी, जो यूएस की हाउस स्पीकर है। वो रिसेंटली एशिया टूर पे थी एंड शी ऑल्सो विजिटेड ताइवान एंड वो 1997 के बाद ताइवान को विजिट करने वाली यूएस की फर्स्ट हाउस स्पीकर है। और इस न्यूज़ के बाहर आते ही चाइना एंड चाइनीज़ डिप्लोमेट के कुछ ऐसे रिएक्शन थे। शायद ये चीज़ आपको थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है क्योंकि यूएस के डिप्लोमेट आए दिन दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते रहते हैं और ये बहुत कॉमन चीज़ भी है। लेकिन पेलोसी का ताइवान को विजिट करने से चाइना को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन सच तो ये है कि ये चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और शायद ये हम सब के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएस के इस मूव से चाइना वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट कर सकता है। और चाइना और ताइवान की टेंशन कोई नई बात तो है नहीं, पिछले कई सालों से चाइना कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ कर रहा है। 1995 में चाइना ने ताइवान के तरफ लार्ज स्केल मिसाइल एंड मिलिट्री एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, सबको ये इंडिकेशन देने के लिए कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। और ये सारी एक्टिविटीज़ चाइना इसलिए कर रहा था क्योंकि ताइवान के प्रेसिडेंट ने यूएस से अपने यूएस ट्रैवल के लिए वीज़ा की रिक्वेस्ट की थी एंड यूएस कांग्रेस ने उनका वीज़ा भी अप्रूव कर दिया था क्योंकि वे चाइना एंड ताइवान के इशू के बारे में बात करना चाहते थे एंड ताइवान में सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा था। तो इसीलिए चाइना इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि चाइना ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के अंडर अपना ही पार्ट मानता है। लेकिन उस टाइम पे तो यूएस ने ताइवान के सपोर्ट में आके अपनी आर्मी भेजी जिसकी वजह से चाइना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन वो टाइम था 1995 का। उस टाइम पे चाइना के पास मिलिट्री एंड फायर पावर यूएस जितनी नहीं थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज यूएस से ज़्यादा चाइना के पास मिलिट्री एंड नेवी सपोर्ट है। और अगर आज ये सिचुएशन क्रिएट होती तो आपको क्या लगता है कि चाइना पीछे हटेगा? वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि चाइना ताइवान को एक्वायर करने के लिए कितना डिटरमिन्ड है। रिसेंटली हम लोग ने रशिया एंड यूक्रेन की वॉर को क्लोजली देखा है और इस टाइम पे ताइवान एंड यूक्रेन की सिचुएशन मोर और लेस सिमिलर है। पास्ट में ये दोनों कंट्रीज एक बड़े रिजिम का पार्ट थे और दोनों के नेबर्स इनके इंडिपेंडेंट स्टेटस से बिल्कुल खुश नहीं थे। और अगर हम मिलिट्री पावर में कंपेयर करें तो दोनों अपने ओपोनेंट से बहुत कमज़ोर थे। लेकिन ताइवान के पास यूक्रेन के कंपेयर में कुछ मूविंग एडवांटेज है और ताइवान चाइना का पार्ट है भी और नहीं भी। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो। और इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपको चाइना की हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कई सेंचुरीज तक ताइवान को चिंग डायनेस्टी ने रूल किया था एंड अराउंड 1895 में जापान ने ताइवान के ऊपर अटैक करके उसको कॉन्कर कर लिया था एंड अगले 50 साल तक ताइवान को रूल भी किया था। एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार की वजह से जापान को ताइवान को छोड़ के जाना पड़ा और उसी के कुछ टाइम बाद चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। ये वॉर थी कम्युनिस्ट एंड नेशनलिस्ट लोगों के बीच में और कम्युनिस्ट लोगों ने ये सिविल वॉर को जीत लिया एंड मेनलैंड चाइना को नाम दिया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड 1949 में नेशनलिस्ट लोग मूव हुए रिपब्लिक ऑफ चाइना में, जिसको आज हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। और दोनों पार्टीज ने कभी भी पीस अग्रीमेंट को साइन नहीं किया था एंड ये सिविल वॉर चलती ही रही। यहाँ पे दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको हम ताइवान भी कहते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी और उनका कहना ये था कि उनका कोई रिलेवेंस नहीं है मेनलैंड चाइना के साथ। और दूसरी तरफ एंड जो मेनलैंड चाइना है वो ताइवान को अपना पार्ट ही मानता है और उनके हिसाब से ताइवान एक रेबेलेंट पार्ट ऑफ चाइना ही है, जिसको वो लोग डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना के साथ यूनाइट करने की कोशिश करें, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। ताइवान को चाइना में इंटीग्रेट करना ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्टोरिक मिशन है और वो इसके लिए अलग अलग रास्ते तक ढूंढ रहे। और रिसेंटली जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया तब ये चीज़ प्रूव हो गई। इवन 2022 में एक पावरफुल कंट्री दूसरी अपनी नेबर कंट्री के ऊपर अटैक करके उसको अपना पार्ट तक बना सकती है। और आप मानोगे नहीं कि ये चीज़ लिटरली चाइना के लॉज में लिखी गई है कि अगर पीसफुल तरीके से ताइवान चाइना का पार्ट नहीं बनता तो चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा और उसको फोर्सफुली चाइना का पार्ट बनाना पड़ेगा। और इस चीज़ के इंडिकेशन चाइना कई टाइम से वर्ल्ड को दे भी रहा है। जस्ट लाइक इंडिया,
ताइवान के पास भी अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है जिसको एडीज भी कहते हैं और इस एरिया में अगर किसी दूसरी कंट्री का जेट एंटर करता है तो उसको ताइवान के साथ अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी, वरना ताइवान उसको थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी कंसीडर करके जेट को गिरा सकता है। एंड चाइना पिछले कुछ सालों से अपने फाइटर जेट को ताइवान की एयर जोन में फ्लाई करवा के ताइवान की पेशेंस एंड डिफेंस को चैलेंज कर रहे हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2022 में टोटल चाइना ने 380 जेट्स को भेजा था ताइवान के एयर जोन में, और अगर हम 2021 की बात करें तो ये नंबर बढ़ के हो गया है 961, और पेलोसी की रिसेंट विजिट के बाद ये नंबर तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। अगर हम ताइवान के पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें तो ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, लेकिन यूएस के सपोर्ट की वजह से ताइवान नॉन नेटो का सबसे क्लोज अलाय है, जिसमें यूएस, जापान एंड फिलीपींस भी आते हैं। एंड पास्ट में यूएस ने ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जेट, मिलिट्री इक्विपमेंट, सबमरीन शिप्स भेजे हुए हैं, और उन्होंने ओपनली भी कहा है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेड करता है तो यूएस ताइवान का सपोर्ट करेगा। सबसे पहले शायद आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि यूएस ताइवान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है, एंड बिलीव मी ये यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर में भी यूएस सबसे बड़ी सुपर पावर रहेगा कि नहीं ये ताइवान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके कुछ रीजंस भी है, और वही रीजन के चलते हुए यूएस चाइना को ताइवान के ऊपर कंट्रोल नहीं करने दे सकता। और इसमें सबसे पहला रीजन है ताइवान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। चाइना के पास वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है जो है 14,000 किलोमीटर विद पैसिफिक ओशन, और चाइना की ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन उसके क्लोज ही रहती है, और चाइना के मेजर 6 सिटीज़ इन कोस्ट लाइन पे ही बसे हुए हैं जो चाइना को पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहीं से 130 किलोमीटर दूर ही ताइवान है, और उनके नियर बाय भी कई आइलैंड नेशन है जो मोस्टली यूएस के अलाई है, एंड उनको एक फर्स्ट आइलैंड चेन भी बोला जाता है। अगर चाइना ताइवान पे अटैक करके उसको कंट्रोल कर लेता है तो चाइना को एक ओपन पैसेज मिल जाएगा ग्रेटर पैसिफिक ओशन में, जहां से वो यूएस के साथ लड़ सकता है एंड न्यूक्लियर वेपन तक यूज़ कर सकता है। अगर यूएस ताइवान को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है और वो अपने ट्रूप्स ताइवान एंड यूएस के दूसरे अलाई कंट्रीज़ में डिप्लॉय कर सकता है तो चाइना के मेन सिटी को ईजिली टारगेट कर सकता है। इसीलिए ताइवान दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ताइवान वर्ल्ड की 92% सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है, और इसमें सबसे ज़्यादा TSMC कंपनी प्रोड्यूस करती है, जिसकी ताइवान में ही टोटल 10 फैक्ट्रीज है। और सेमीकंडक्टर एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और चिप है जो कंप्यूटर, मोबाइल से लेके मिलिट्री के एडवांस इक्विपमेंट में भी यूज़ होती है। अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करके सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई को कंट्रोल करने लग गया तो यूएस के साथ वो वर्ल्ड की भी टेक कंपनीज को अपनी नीज पे लाके रख देगा। एंड इसी चीज़ को देखते हुए यूएस ने अपनी चिप्स डिपेंडेंसी को कम करने के लिए $52 बिलियन के सेनेट चिप बिल को भी अप्रूव किया है, जिसके अंडर सैमसंग को $17 बिलियन की फैक्ट्री इन टेक्सास, इंटेल को $20 बिलियन की फैक्ट्री इन ओहायो, TSMC को $12 बिलियन की फैक्ट्री इन एरिजोना में सेटअप करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। अगर चाइना को ताइवान के ऊपर इन्वेड ही करना है तो उनको अगले 5 से 10 सालों में ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में चाइना पॉपुलेशन एंड पावर वाइज अपनी पीक पे होगा, और उसके बाद उनकी पावर एंड पॉपुलेशन रेट कम होता जाएगा। तो एक तरफ से ये डिकेड ताइवान के लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है, और जो भी देश ताइवान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा वो रेस्ट ऑफ द 21st सेंचुरी में सुपर पावर बन के रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ने सिर्फ मेन इवेंट एंड मेन पॉइंट्स को ही कवर किया है, और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको भी एड्रेस किया जा सकता है। शायद हम इनके लिए एक फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।